महीने की मेरी तनख्वाह 20,000 रुपए। मैं बाहर से आकर के यहीं पर पीजी में रहता हूँ। महीने महीने मुझे अपने घर में भी पैसे भेजने होते हैं और यहाँ के मेरे खर्चे भी मुझे देखने होते हैं। अगर ऐसे हालात हों तो आप अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करेंगे, इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। तो मैं किशोर, फाउंडर और CEO ऑफ ट्रेड अचीवर। आइए हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। अब महीने की जो तनख्वाह है 20,000 है, उसे कैसे मैनेज करना है इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। मान लीजिए आप बाहर से आकर के यहाँ पर रह रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि बजट कैसे बनाना है उसके बारे में पता नहीं होता है। महीने के शुरुआत में ही 5 या 10 दिन के अंदर में सारे पैसे खत्म करके दोस्तों से उधार लेकर के या यहाँ वहां से उधार लेकर के चलाना पड़ता है, क्योंकि वह अपना जो फाइनेंस है उसको सही ढंग से मैनेज नहीं करते हैं। अब इसी के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से देखेंगे। अब पहले हमारी सैलरी कितनी है? 20,000 रुपए। अब ये किसके लिए है? उसके लिए है जिसकी कुछ जिम्मेवारियां भी है। एक बैचलर बाहर से आकर के यहाँ पर 20,000 रुपए की सैलरी में काम कर रहा है। अब ये कौन है? बाहर से आकर के अभी अपना कॉलेज खत्म करके और वो यहाँ आकर के काम कर रहा है और उसकी तनख्वाह 20,000 रुपए है। ऐसे लोगों के लिए अब हम यहाँ पर एक बजट को देखने जा रहे हैं और अगली वीडियो में हम विस्तार में क्या देखेंगे। मान लीजिए मैं अपने ही गाँव में रह रहा हूँ और अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म करके यहीं पर काम कर रहा हूँ। मैं अपने माता पिता के साथ हूँ, अपने खुद के मकान में हूँ, कोई कमिटमेंट नहीं है। उसके लिए हमारा एक और अलग बजटिंग होगी और इसे हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। अब इस वीडियो में बाहर से आकर के कमिटमेंट के साथ में जो रह रहा है उसके बारे में देखेंगे। अब हमारा पहला खर्चा क्या आएगा? वो होगा, क्योंकि हम लोग पीजी में आकर के रह रहे हैं। पीजी का मतलब होता है पेइंग गेस्ट। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो क्या होता है कि वो आपको एक कमरा भी देते हैं और आपके खाने का इंतजाम भी वे करते हैं। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि ऐसे पेइंग गेस्ट रहने के बजाय हम लोग अपने दोस्त के साथ रहते हैं, और कुछ लोग सोचते हैं कि पेइंग गेस्ट में रहने के बजाय हम लोग 3-4 जन एक कमरा लेकर के और खुद ही खाना बना लें, वैसे रहते हैं। अब इसमें समस्या क्या है? ऐसा करना गलत नहीं है, मगर अगर आप इस तरह से किराए के मकान पे जाते हैं जिसका किराया 8,000 रुपए है और 4 जन होने की वजह से हर एक को 2-2 हजार रुपए आते हैं, खाना हम खुद बना के खा लेंगे और सोचते हैं कि उसमें भी हम और 2,000 रुपए बचा सकते हैं। ऐसा करने से कोई गलत नहीं है। ज्यादातर ऐसे बैचलरों के साथ में क्या होता है कि वह खुद कभी भी खाना नहीं बनाते हैं, मगर बाहर से खरीद करके खाना खाते हैं। 3 टाइम का खाना वह बाहर से खाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि उनका बजट बढ़ जाता है। मेरी आपके लिए क्या सलाह है? अगर आप खुद खाना बना करके खाते हैं तो फिर आप अपने दोस्तों के साथ में रेंट हाउस में रहने में कोई समस्या नहीं है, मगर अगर आप बाहर से खाना खरीद के खाते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप पेइंग गेस्ट रहें, वो ज्यादा बेहतर है। उसमें खर्चा भी कम होता है। अगर आप पीजी में 3 टाइम का खाना खाते हैं तो पेइंग गेस्ट के लिए हम कितना दे सकते हैं? आप 7,000 रुपए रख सकते हैं। मगर कुछ लोग क्या सोचते हैं कि 5,500 रुपए में मुझे पेइंग गेस्ट मिल रहा है, 6,000 में मुझे पेइंग गेस्ट मिल रहा है, मैं उसमें चला जाऊंगा, मुझे ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। वैसे जाने की जगह में अगर आप 7,000 में जाते हैं तो थोड़ा अच्छा आपको मिल जाएगा और ये रीजनेबल रेट है। अगर हमारी सेहत और हमारा दिमागी संतुलन अगर स्टेबल रहेगा तो हम लोग और काम अच्छी तरह से कर पाएंगे। इसलिए 7,000 एक अच्छा दाम है। अगर 7,000 में पीजी मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब लोग क्या करते हैं कि 7,000 रुपए की जो किराया है उसे कम करके पेट्रोल में बहुत ज्यादा खर्चा कर देते हैं। अब मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं? लोग क्या कहते हैं, अब 7,000 रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं है, मैं इसी में कम कर लेता हूं। अब लोग क्या करते हैं, 5,500 में 6,000 रुपए में किराए का मकान ऑफिस से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर ले लेते हैं। अब ऐसा करने से क्या होगा? अगर वहां आपका किराया 5,000 भी है तो यहां पेट्रोल का आपका 2,500 रुपए खर्चा हो जाएगा। अब यहां पर क्या होगा कि 9,500 रुपए ऐसे चले जाएंगे। ऐसा करने के बजाय आप क्या कर सकते हैं? अब अगर मेरी माने तो आपका पीजी आपके ऑफिस से 5 किलोमीटर से 8 किलोमीटर की दूरी तक होना चाहिए। अगर आप 5 से 8 किलोमीटर के दूरी के अंदर अगर आपके ऑफिस से अगर आप पीजी लेते हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप आईटी में हैं या बीपीओ में हैं, कहीं पर भी हैं, तो ऐसे आपके ऑफिस के जो आसपास के इलाके होंगे वहां पर आपको पीजी ज्यादा रेट में ही मिलेगा। इसलिए 7,000 एक सही रेट है। अब यहां पर क्या होगा, अगर 5 से 8 किलोमीटर आपका पीजी है तो इसमें क्या है कि आपके पेट्रोल का खर्चा कम हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो 1,000 रुपए में आपका पेट्रोल का खर्चा पूरा हो जाएगा। इसलिए पेट्रोल ज्यादा करके खाने पे कम खर्चा हो, बजाय इसके आप अच्छा खाना खाएं और अच्छी जगह में रह करके पेट्रोल में अगर आप अपना खर्चा कम कर लेते हैं तो ये बहुत ही एक समझदारी वाला निर्णय होगा। तो आइए अब अगली चीज को देखते हैं। और अगली हमारी जरूरत क्या है? सबको मोबाइल का रिचार्ज कराना ही पड़ेगा। मोबाइल का खर्चा आइए हम 300 रुपए एक महीने का ले लेते हैं। आमतौर पर महीने का 300 रुपए का रिचार्ज हम सब कराते हैं। महीने का 2 GB डाटा ये हमारे लिए लाभदायक रहेगा, तो महीने का 300 रुपए का रिचार्ज कर सकते हैं। अगला क्या है? एंटरटेनमेंट। अब एंटरटेनमेंट एक हर आदमी की जरूरत है। बहुत सारे लोग कहेंगे आप अपना जो एंटरटेनमेंट है इसका खर्चा घटा दीजिए, आपको एक अच्छा भविष्य मिलेगा। अगर इसमें आप सच्चाई देखेंगे तो ये करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस बजट को लेने से पहले मैंने बहुत सारे लोगों के साथ में
बात की है, तभी मैंने इस बजट को ले रहा हूं। बजट को कैसे मैनेज करना है, तो लोगों का जो कहने में और सुनने में अलग अलग होता है। एंटरटेनमेंट के बगैर आप रह नहीं सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ ना कुछ लेना ही होगा। तो मेरे हिसाब से 1500 रुपए आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए रख सकते हैं। बहुत सारे लोगों को सिनेमा देखना अच्छा लगता है, बाहर जाकर के खाना खाना अच्छा लगता है। अगर आप किसी थिएटर में जाते हैं तो आप एक फिल्म के लिए 250 रुपए खर्चा कर सकते हैं। इस तरह से खर्चा करने वाले हो सकता है महीने में 2 बार जा सकते हैं। और कई बार हम लोग बाहर खाना खाने को जाते हैं, जहां पर हम फ्राइड राइस खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, और इसके लिए 150 रुपए 200 रुपए नॉर्मली खर्चा करना पड़ता है। 1500 रुपए आपके एंटरटेनमेंट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने आप को थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए इस्तेमाल करने में कोई गलत बात नहीं है। आप इसे किस तरह से मैनेज करते हैं, मगर इस बजट से आप ज्यादा मत जाएं। अगर 20,000 में 10,000 आपका एंटरटेनमेंट में चला गया तो आप कुछ भी कर नहीं पाएंगे। इसलिए 1500 रुपए एक रीजनेबल प्राइस है, तो आप इसे अपने एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्या है कि हमें अपने परिवार के लिए पैसे भेजने पड़ते हैं, और नॉर्मली सबके लिए अपने परिवार के लिए जो गांव में रह रहे हैं उनके लिए पैसा भेजना होता है। और बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा है तो उन्होंने मुझसे यही कहा है कि अगर 20,000 मेरी सैलरी होती है तो अपने खुद के खर्चे करने के बाद में नॉर्मली 5,000 रुपए हम अपने घर भेजते हैं। ये बहुत नॉमिनल पैसे हैं जो कि हमें भेजना ही पड़ेगा। तो 5,000 रुपए एक अच्छा अमाउंट है जो कि आप अपने परिवार को भेज सकते हैं। तो अब ये जो है ये आपका परिवार का खर्चा है। अब इसके बाद में दूसरा कौन सा खर्चा है, आपके गांव में आप जो सफर करते हैं उसका खर्चा। मैं अपने गांव से यहाँ आया हूँ, तो हर महीने एक बार एटलीस्ट एक संडे को मैं अपने परिवार को मिल करके वापस आता हूँ। उसके लिए हमारा कितना खर्चा आएगा अगर हम इसे देखें तो, अपने गाँव जाना, इसके लिए आप 1,000 रुपये रख सकते हैं। हर कोई हर महीने नहीं जाता है, मान लीजिए 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार जाते हैं। अपने हिसाब से आप अपना बजट बदल सकते हैं। और अगर कोई आदमी महीने में एक बार अपने परिवार को मिलने जाता है आता है तो 1,000 रुपये आप इसका रख सकते हैं। और इसके लिए अगर आप रात को एसी बस में अगर जाने के लिए चाहेंगे तो ये 1,000 रुपये आपके लिए सेट नहीं होंगे। सबसे बेहतर क्या है, आप ट्रेन में जाएं। ट्रेन आपके लिए आसान भी रहेगा और आपका खर्च भी यहाँ पर कम होगा, और हो सकता है रात को आपको खाना भी खरीदना पड़े। उस सबको मिला करके मैं इस अमाउंट 1,000 रुपए को रख रहा हूँ। आपके लिए एक बहुत ही रीजनेबल अमाउंट रहेगा। तो इसे हमने अपने गांव में जाने का खर्च रखा है। अब एक और बहुत ही जरूरी जो हमारा खर्च है उसे हम कहते हैं इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड की हम बात करेंगे तो मान लीजिए आपका सर दर्द हो रहा है, या आपको उसके लिए दवाई लेनी, या किसी और चीज के लिए दवाई लेनी हो, और इसके अलावा भी कुछ और खर्चे अगर आपके होंगे, तो आप क्योंकि पीजी में रह रहे हैं तो आपको साबुन की भी जरूरत है, आपको शैम्पू की जरूरत है, पेस्ट की जरूरत है, आपको ब्रश की जरूरत है, और इस तरह से कई खर्चे हमारे होते रहते हैं। इसके लिए आपके पास में, आपके हाथ में 1,200 रुपए हमेशा रहने चाहिए। इसके लिए अगर आप अपने बैंक में मिनिमम बैलेंस अगर इतना बना करके रखते हैं तो, या आप अपने पर्स में रख रहे हैं, मेरे कहने का मतलब यह है कि ये पैसा आप इसे खर्चा नहीं करते हैं, या आप अपने इमरजेंसी फंड के लिए अपने पास में रखते हैं। 1,200 रुपए आप इसे एक एनवलप में डाल करके अलग से इसे रख दीजिए। अगर कोई अचानक में आपको इमरजेंसी आती है तो तभी आप उसमें से वो पैसा लेकर के खर्चा करेंगे। और आखिर में सबसे अहम चीज जो है वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के लिए आपको महीने का 1,000 रुपए आपको खर्चा करना ही चाहिए। हर एक महीने की, हर आदमी की ये एक ड्यूटी है। इंश्योरेंस के लिए मैं 1,000 रुपए क्यों खर्चा करूं? अगर मेरे पास में 1,000 रुपए होते तो मैं एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर के खाना खाता नहीं। हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि हमें अनएक्सपेक्टेड को एक्सपेक्ट करना चाहिए। ऐसे समय में आप इंश्योरेंस के लिए जाएं। इंश्योरेंस हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक परिवार के लिए इंश्योरेंस जरूर होनी चाहिए। अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो ऑफिस वाले ही आपको इंश्योरेंस कर देते हैं। अगर ऐसा है तो एटलीस्ट आप अपने परिवार के लिए 1,000 रुपए का इंश्योरेंस जरूर रखें। 1,000, 1,200 रुपए का आप देख लीजिए कौन सा इंश्योरेंस अच्छा है। आमतौर पे बेसिक हमारे खर्चे के लिए आपको इंश्योरेंस लेनी ही होगी। लोग इंश्योरेंस नहीं डालते हैं, और जब उनका 2 लाख रुपए का बिल खड़ा हो जाता है और वे क्या करते हैं, बाहर से जाकर के उधार में पैसा लेते हैं और उसका 3,000 रुपए 4,000 रुपए का ईएमआई हर महीने देते हैं। उस ईएमआई को देने की बजाय आप महीने दर महीने इंश्योरेंस में 1,000 रुपए भरते जाएं। अगर कुछ हो जाता है तो यही इंश्योरेंस उन दिनों में आपको एक सहायता देगा। तो इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। अगर आप इसका पूरा हिसाब किताब लगाते हैं तो 18,000 रुपए आते हैं। अगर आप इसका टोटल देखते हैं तो 18,000 रुपए। अब जो आपके पास में 2,000 रुपए बच गए हैं उसे हम क्या करेंगे, इसे हमें SIP मेथड में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट है। इसके बारे में हाल ही में हमने एक वीडियो डाली थी। सिस्टमैटिकली आप अपने फंड्स को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप 20,000 रुपए चाहे सैलरी आती हो, अगर आपको 1 लाख रुपए या 50 लाख रुपए सैलरी भी मिलती है तो आपके पास में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए।
अगर आप 2-2 हजार रुपए लगातार इन्वेस्टमेंट करते हुए आएंगे तो आपके हाथ में 7-8 साल के बाद आपके पास में हाथ में एक अच्छी रकम होगी। और बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं मेरे पास में नौकरी तो है, मेरे हाथ में पैसे नहीं है। इसका क्या वजह है? क्योंकि उन्होंने शुरू से ही इन्वेस्टमेंट में पैसे नहीं लगाए हैं। और अगर आप इसे देखते हैं तो एक लड़का जो कि कॉलेज खत्म करके 21 साल का, अगर आप अपना कैरियर अभी अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप शुरू से ही इसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। आप इस तरह का बजट आप प्लान कर सकते हैं। अगर आप ये सारा अपना बजट बना करके और हर महीने 2000 रुपए SIP में डालते हैं और 7 साल बाद अगर आप चाहते हैं कि 27 साल 28 साल की उम्र में मैं शादी करूंगा, तो शादी करने के लिए उस समय में आपके हाथ में कुछ ना कुछ पैसे होंगे। आप एक सुरक्षित और सिक्योर जगह में होंगे। एक और बात क्या है, अगर आप ये 2000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हुए आएंगे, अब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, आइए देखते हैं। अगर मान लीजिए हर महीने 2000 रुपए हम SIP में इन्वेस्ट करते हुए आएंगे तो हर साल 10% स्टेप अप मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि आप 2-2 हजार रुपए हर साल आपको भरते रहना पड़ेगा। आपको हर साल इंक्रीमेंट भी तो मिल रहा है ना। आपके तनख्वाह में हर साल इंक्रीमेंट मिलता रहता है। और इसी के साथ में आपको क्या करना होगा कि आप अपने इन्वेस्टमेंट में भी क्या है, पैसे बढ़ाते रहें। हर साल 10% आपके इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी होती रहनी चाहिए। मान लीजिए 12% से 13% एवरेज रिटर्न अगर हम लोग देखते हैं तो, मगर 12% एक रीजनेबल इंक्रीमेंट हम लोग कह सकते हैं। और 21 साल में आपने शुरू किया है तो 7-8 साल की अगर हम लोग लेते हैं तो, अगर 27-28 साल की उम्र में आप शादी करते हैं तो एटलीस्ट आपके हाथ में 4 लाख रुपए होंगे। क्या आप समझ गए? तो आपके हाथ में एटलीस्ट एक रीजनेबल अमाउंट आपके हाथ में होगा। आप अगर इन्फ्लेशन को भी ले लेते हैं तो अगर आपके हाथ में आज 2.5 लाख रुपए हो तो क्या होगा, तो उन दिनों में 4 लाख का जो वैल्यू होगी उस समय में 2-2.5 लाख रुपए की वैल्यू के बराबर होगी। तो इसलिए अगर आज आपके पास में 2 लाख रुपए हैं तो ये एक बड़ी अमाउंट है ना। आज के दिनों में अगर किसी के 20,000 रुपए सैलरी है तो अगर उसे 2-2.5 लाख रुपए अरेंज करने पड़ जाएं तो एक बड़ी रकम है। तो इसलिए आप अगर ऐसा करेंगे तो आप एक सेफ और सिक्योर्ड लेवल में उन दिनों में होंगे। अगर आप इसे सही ढंग से मैनेज करेंगे, बजटिंग करेंगे तो 7-8 साल बाद अगर आप शादी करेंगे तो आप एक अच्छे लेवल में होंगे। इसके अलावा भी मैं आपको एक और कैलकुलेशन दिखाता हूं। मान लीजिए 20,000 के साथ आप 2023 से अपने सफर को शुरू करते हैं। 7 साल बाद क्या होगा, आइए हम इसे देखते हैं। वही बजट खाने और रहने के लिए 7,000 रुपए आप इसको रख रहे हैं, पेट्रोल के लिए 1,000 रुपए, मोबाइल रिचार्ज के लिए 300 रुपए, एंटरटेनमेंट के लिए 1,500 रुपए, इंश्योरेंस के लिए 1,000 रुपए, परिवार के लिए आप 5,000 रुपए भेज रहे हैं और इमरजेंसी फंड के लिए 1,200 रुपए और अपने घर को घूमने जाने के लिए 1,000 रुपए हमने रखे हुए हैं। और इन्वेस्टमेंट में आप 2,000 रुपए हर महीने डाल रहे हैं। और मान लीजिए हर साल अगर आपकी इनकम में 10 से 15% की अगर बढ़ोतरी होती है तो नौकरी का जो नेचर है उसके मुताबिक, अब इसमें मैं प्रमोशन की बात नहीं कर रहा हूं, बस 10 से 15% के बारे में बता रहा हूं। और मान लीजिए आज एक आदमी 25,000 रुपए कमा रहा है तो कल को 30,000 रुपए भी मिल सकते हैं। मैं वैसा नहीं ले रहा हूं, मगर फिर भी अगर ऐसा जंप भी आता है तो फिर भी आप आखिर में देखेंगे तो 10 से 15% के एवरेज में ही आपका होगा 40,000 रुपए पहुंचने तक। और अगर आप 50,000 से 1 लाख रुपए तक पहुंचते हैं तो इंक्रीमेंट उस तरीके से नहीं होगा, 2 से 3% का इंक्रीमेंट ही आपको दिया जाएगा। उस रेंज तक आने तक आपका जो अगर इंक्रीमेंट का एवरेज अगर आप देखते हैं आपको 10 से 15% मिल सकता है। ऐसा इंक्रीमेंट आपको लगातार मिलता रहे तो, और इसी के साथ अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाते हैं तो 7 साल बाद 2030 में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ती चली जाती है। अगर इस तरह से बढ़ता चला जाएगा तो जैसे हमने देखा था आपके पास में 7 साल बाद 4,11,000 रुपए होंगे। ये आपके 7 साल बाद होंगे अगर आप अभी से शुरू करते हैं तो। इसमें एक और चीज क्या है, अब मैं बाहर किसी गांव से आया हूं, मैं अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए मैं और भी कठिन परिश्रम करने को तैयार हूं। अगर ऐसा है तो आप पार्ट टाइम जॉब काम भी कर सकते हैं। अगर सबके पास बाइक है तो बहुत सारे जॉब्स आ गए हैं, आपके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। अब रैपिडो आ गया है, कैब्स आ गए हैं, ओला बाइक्स आ गए हैं, इसके अलावा स्विगी, जोमेटो, बहुत सारे नौकरियां आ गई हैं। जवान पीढ़ी जो है वो फाइनेंशियल में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं इन सारे छोटे छोटे जॉब्स को लेकर के। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आप एक बेटर पोजीशन में होंगे आने वाले दिनों में। अगर हम लोग आज ही कठिन परिश्रम करते हैं तो काम से आकर के थोड़ा रेस्ट करके शाम को फिर भागने से, मगर अगर आज आप कठिन परिश्रम करते हैं तो भविष्य में आपको सेफ और सिक्योर होंगे। और अगर मान लीजिए आप पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं तो साथ में नौकरी के, और पार्ट टाइम जॉब के लिए मान लीजिए सिर्फ आप 3,000 रुपए कमाते हैं, 3,000 रुपए हर महीने, और अगर हम इसका हिसाब किताब लगाएंगे तो रोज का 100 रुपए बनते हैं। और अगर आप इसे 25-26 दिन का लगाते हैं तो 110-120 रुपए बनते हैं पार्ट टाइम जॉब के द्वारा। मैं अब जो बोल रहा हूं ये बहुत ही बेसिक जो पार्ट टाइम जॉब है उनके बारे में बता रहा हूं। कभी कभी आप 200 से 250 रुपए भी कमा सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर 100 रुपए बेसिक डाल रहा हूं। और जहां पर आप 2,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे अब आप वहीं में 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और भविष्य में 7 साल बाद अब आपके पास में कितने पैसे हो जाएंगे,
10,28,000 रुपए, और अगर आप इसे देखते हैं तो 2.5% बढ़ गया है। 4 लाख की जगह में अब आपके पास में कितना आ गया है? 10,28,000 रुपए आ गए, क्योंकि 3,000 रुपए हम और इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। ज्यादा नहीं, मान लीजिए हर रोज अगर आप 100 रुपए भी कमाते हैं तो अब 100 रुपए के लिए आपने क्या काम करना है ये आपको निर्णय लेना होगा। स्विगी में हो या जोमेटो में हो या रैपिडो में हो, या फिर आप बाइक इस्तेमाल करके आप कमाने जा रहे हैं, या फिर आप मान लीजिए आप एक टीचर हैं और 20,000 रुपए कमा रहे हैं और आप ट्यूशन लेना चाहते हैं। जो आपके पास में हुनर है उसके साथ में आप एक्स्ट्रा जो भी पैसा कमा सके तो वो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। जो गोल आप 7-8 साल में जहां पहुंचना चाहते हैं, आप जल्दी उस गोल तक पहुंच सकते हैं। बाहर से आए हुए लोगों के लिए पार्ट टाइम जॉब बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके कुछ कमिटमेंट्स हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिनकी कोई कमिटमेंट नहीं है, माँ बाप के साथ रह रहे हैं, घर पे खाना खा रहे हैं, खुद का मकान है और कोई और जिम्मेवारियां नहीं है, घर में एक थोड़ा सा अमाउंट देने से चल जाएगा। उनके लिए अलग तरीके की कमिटमेंट हो सकती है। मगर वह लोग जो बाहर से आकर के यहाँ रह रहे हैं, गोल को हासिल करने के लिए पार्ट टाइम जॉब अगर आप करेंगे तो जरूर ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, मगर क्या होगा कि आप फिर भी अपने फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच पाएंगे। आप अब सोच करके देखिए, आज आप संघर्ष कर रहे हैं, 10 साल बाद, 15 साल बाद, आपने 20 साल में या 21 साल में शुरू किया है, 30 साल 35 साल में मुश्किल हालातों के साथ में आपने अपने परिवार को चला करके, और मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए बचा लिए हैं। 28 साल में, 29 साल में आपने शादी कर ली इस 10 लाख के साथ में, और उन दिनों में इसकी वैल्यू जो थी वो 5 लाख रुपए थी, और उसके बाद में आप और पत्नी के साथ में अब दोनों मिलकर के कमाई कर रहे हैं, और या फिर आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। ये सब कुछ निर्भर करता है। मगर अगर 35 साल की उम्र में जब आपके बच्चे होंगे, आपको पता होगा कि इन्वेस्टमेंट क्या है, और जब आपको फाइनेंस को अपने कैसे प्लान करना है पता होगा, और तभी आप अपने आने वाली जो पीढ़ी है उन्हें आप सिखा पाएंगे, उन्हें बता पाएंगे कि वह कैसे फाइनेंस को प्लान कर ले। आपकी जो अगली पीढ़ी है वो मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास तक पहुंच सकती है। हमारी जो हैसियत है उसको बढ़ा सकते हैं हम, अगर हम इन छोटी छोटी बातों को सही ढंग से करेंगे। हमारी जो ये जीवन है वो बड़े आराम से जाएगा। लोन के बगैर हम अपने जीवन को एक शांतिपूर्ण ढंग से चला पाएंगे। इसी तरीके से आप भी बैठ करके पूरे अपने बजटिंग बनाएं, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप भी सचमुच अपने फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच पाएंगे आने वाले 10 से 15 साल में। तो इसके लिए थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। अपने एंटरटेनमेंट को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एंटरटेनमेंट को ना करें, अपने उस बजट के अंदर ही अगर आप इसे संभाल लेते हैं तो आप अपने लक्ष्य तक थोड़े ही सालों में पहुंच सकते हैं। मैं करता हूं ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हुई होगी। हमारी इस वीडियो के साथ में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। टेक केयर।